बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। 5 वफाकी वजीर फारिग हो गए हैं और उनकी जगह फौजी अफसरों ने, जर्नैलों ने कंट्रोल संभाल लिया है। ये क्या कहानी है, ये क्या खबर है, इसकी तफसीलात तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले बताऊं कि सब लड़ पड़े हैं। सब का मतलब है सब जो ऊपर ऊपर थे ना, हमारे सियासी लीडर्स, और जूं जूं वक्त करीब आ रहा है इंतकाल इक़्तिदार का, जिसमें यह हुकूमत ख़त्म होनी है, पहले निगरान हुकूमत बननी है, फिर एक इलेक्शन होने हैं, फिर एक वफाकी और सूबाई हुकूमतें बननी है, तो जो स्टेक होल्डर्स हैं सियासत के और जो कैंडिडेट्स हैं हुकूमत में आने के, बड़े बड़े ओहदे लेने के, वो आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हैं, लड़ झगड़ पड़े हैं। अच्छा, वैसे तो ये ख्याल चल रहा था कि शायद जिस तरह से एक इत्तेहादी पहले पीडीएम बना, वैसे तो पीपल्स पार्टी पीडीएम में शामिल नहीं है, वो सिर्फ हुकूमत की इत्तेहादी है, वो पीडीएम में शामिल नहीं है, लेकिन बहरहाल चलें शामिल तो हैं। तो इसी तरह से मुमकिन तौर पर एक इत्तेहाद बन सकता है जो इलेक्शन के लिए, और फिर इलेक्शन के बाद ज़ाहिर है जब इलेक्शन के लिए इत्तेहाद बनेगा तो इलेक्शन के बाद भी वो कायम रहेगा। लेकिन अब हालात तब्दील होते जा रहे हैं। सबसे पहला मसला तो आ रहा है इलेक्शन की तारीख पर, जिसके लिए हुकूमत अभी तक यकसुई के साथ ऐलान नहीं कर पा रही है। अगरचे आपको याद होगा कि मैंने 4 दिन पहले आपको खबर दी थी कि 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। कल खुर्शीद शाह साहब ने भी इस हवाले से बयान दिया है और वो भी यही कह रहे हैं कि 9 अगस्त को हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, ये असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। वो भी इसी खबर के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत ने वाज़े तौर पर इस बात का ऐलान नहीं किया है। इवन कल वज़ीर आज़म साहब सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें भी उन्होंने कोई वाज़े ऐलान नहीं किया कि कब हमारी हुकूमत ख़त्म होनी है, ये मौजूदा हुकूमत, और उसके मुताबिक इलेक्शन की क्या तारीख होगी। यकीनन इलेक्शन की फ़ाइनल डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन ने देनी है, उन्होंने अरेंजमेंट्स करने हैं, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म और बतौर एक पार्टी सरबराह के, नून लीग के वो सरबराह भी हैं, तो कोई तो प्लानिंग होगी ना, कोई टेंटेटिव डेट प्लान की होगी जिसका वो जिक्र कर सकते हैं। लेकिन वो पता नहीं क्यों, वो ठीक है कुछ कार्ड्स सीने से लगाए होते हैं जिसमें नाम कुछ नहीं अनाउंस करने होते हैं, जैसे उन्होंने 5 नाम भी फाइनल किए हुए हैं, लेकिन वो अभी तक अनाउंस नहीं कर रहे हैं कि 5 वज़ीर आज़म के लिए जो 5 नाम कौन से हैं। अच्छा, उधर राजा रियाज साहब ने भी फाइनली वो मैदान में आ गए हैं, और आपको पता ना, मुझे तो बड़ा एतराज़ था कि राजा रियाज साहब किधर हैं भाई, वो अपोजिशन लीडर हैं, जो भी आप कहें उनको, कोई भी उन पर कोई एतराज़ कर सकता है, बट वो अपोजिशन लीडर हैं, डेजिग्नेशन उन्हीं के पास है अपोजिशन लीडर का, तो वो खामोश थे। अब उन्होंने कहा कि मैं 2 तारीख से 2 अगस्त से इस पर मुशावरत शुरू करूँगा, और मेरी इतला तो यही है कि निगरान वज़ीर आज़म वही बनेगा जिसका नाम राजा रियाज साहब देंगे। अब राजा रियाज साहब को कौन देगा ये एक वो है, सीक्रेट है, वैसे तो ये ओपन सीक्रेट है, समझ रहे हैं ना आप। तो वो निगरान वज़ीर आज़म बन जाएगा। मैं आपसे कल, मुझे उम्मीद है कि मैं इस पर ज़रा ज़्यादा डिटेल से नए नाम और कैबिनेट के नाम, ये सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। लेकिन अब हो ये रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में इशू चल रहा है। नून लीग समझिए कि थोड़ा सा टाइम मिल जाना चाहिए, कम से कम 90 दिन, और कुछ खबरों के मुताबिक वो मार्च अप्रैल तक भी जाने को तैयार है। पीपल्स पार्टी का ख्याल यह है कि फौरी इलेक्शन हो जाने चाहिए, उसमें ज़्यादा अच्छा स्कोप है उनके पास इलेक्शन जीतने के लिए, और इसको डिले नहीं करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब के अपने कुछ व्यूज़ हैं, और अब जो खबर आई है, और इस हवाले से उनके इख्तलाफी नोट, जैसे इसहाक डार साहब का नाम आया, बड़ा ज़ोर शोर से चलाया गया, भरपूर तरीके से मीडिया से कहकर उसको चलवाया गया, और यहाँ तक कर दिया गया कि उन्होंने रजामंदी भी जाहिर कर दी है। और फाइनली वो जब वापस हो गया, पीपल्स पार्टी ने उस पर एतराज़ किया, तो बाद में राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि कौन सा नाम, हमने तो कोई नाम ही नहीं दिया था, कोई नाम था ही नहीं इसहाक डार साहब को तो वज़ीर आज़म के लिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ना सही। अब जो खबर आई है वो राना अजीम साहब एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपना वीलॉग किया है आज ही, जिसमें उन्होंने कहा कि बड़ा झगड़ा हुआ है दुबई में। दुबई में नवाज शरीफ साहब भी आए हुए थे, इधर से आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब भी गए हुए थे, और मौलाना साहब को भी बुला लिया गया। और ये 2 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले की बात। तो मौलाना साहब जब वहाँ पहुँचे तो मौलाना साहब ने ज़ाहिर बातचीत की कि किसको निगरान वज़ीर आज़म बनाना है। तो मौलाना साहब ने अपनी तरफ से 2 नाम तजवीज़ कर दिए। उन्होंने कहा मेरा बेटा और मेरा भाई, इनको वज़ीर आज़म बना दें। ये राना अजीम साहब बता रहे हैं, वो एक फ़ारूक जौहरी साहब के वीलॉग में, उनके साथ वीलॉग करते हुए उन्होंने बताया। तो उस पर नवाज शरीफ साहब तो मुस्कुरा दिए, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने वो भरपूर रिएक्शन दिया, नाराज़ होकर ना। उन्होंने कहा मौलाना साहब आप अपनी सीट तो जीत नहीं सकते हैं, आपका बेटा कैसे जीता है वो भी हमें पता है, आप किसके साथ है वो भी हमें पता है। तो मौलाना साहब इस बात पे नाराज़ हो गए, उन्हें शदीद बरहम हो गए। उन्होंने कहा जी मैं बैठता ही नहीं यहाँ,
और ये तुम्हारा रवैया जो है ये ब्यूरोक्रेट जैसा रवैया हो गया। और वो उठ के जाने लगे तो उन्हें खैर बिठाया गया, बातचीत हुई उनसे, उन्हें थोड़ा सा ठंडा किया गया, वो वहाँ रुक गए, लेकिन अगले दिन वो वहाँ से वापस आ गए। तो झगड़े उनके आपस में इस लेवल पर हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी पर एतमाद नहीं कर रही है अब इस वक्त, और वैसे भी मौलाना साहब का तो अदरवाइज भी चल रहा था कि वो सिंध में जाके कुछ अलाइंस बनाना चाह रहे हैं अपने लिए पीपल्स पार्टी के खिलाफ। ज़ाहिर है सिंध में पीपल्स पार्टी को मेजॉरिटी का वो इम्कान है मिलने का, तो वहाँ पर मौलाना साहब जाकर अपना अलग से अलाइंस बना रहे हैं जीडीए के साथ, जो कि पीपल्स पार्टी के मुखालिफ है। लेकिन बार सियासत में ये सब कुछ होना है, जब इलेक्शन आने हैं तो ये सब कुछ होना है। लेकिन इलेक्शन आने कब है? बज़ाहिर तो यही लग रहा है ना कि अक्टूबर में या नवंबर में, बल्कि मेरी अपनी खबर के मुताबिक अगर 9 अगस्त को असम्बलियाँ डिसॉल्व की जा रही हैं तो फिर तो नवंबर में जाते हैं ना, फिर अक्टूबर वाला सीन तो खत्म हो गया, नवंबर में जाते हैं। लेकिन अगेन मेरा ख्याल यह है कि हुकूमत डिसॉल्व हो जाएगी, केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, इलेक्शन की डेट का भी शायद अनाउंसमेंट हो जाए, लेकिन इलेक्शन मुश्किल है थोड़े से, वो आगे चले जाएंगे। और कितना आगे जाएंगे ये फिर जो यहाँ से आगे ले जाएंगे फिर उनकी हिम्मत पर है वो आगे कितना ले जाएं। लेकिन असल कहानी ये है कि अभी हुकूमत ख़त्म नहीं हुई, लेकिन वज़ीर फारिग हो गए हैं। और कौन कौन से वज़ीर फारिग हो गए हैं और उनकी जगह पर फौजी अफसरान आ गए हैं, जनरल्स आ गए हैं, उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया। अच्छा, ये कहानी ये है कि असल में तो इकॉनमी का मसला है। अच्छा, इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि हमारे हमसाए में भारत में मोदी ने अगला इलेक्शन लड़ना है, अगले साल इलेक्शन है, तो वहाँ पर प्लानिंग ये हो रही है, उनका जो स्लोगन बन रहा है, जिस चीज़ पे वो कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनाना है हमने, और मोदी के तीसरे टेन्योर में हम इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बना देंगे। अच्छा, फ़र्क देखें, उनका स्लोगन क्या है, वो किस तारे पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और हमारे यहाँ क्या नारे हैं, 9 मई के मुजरिमों को पकड़ना है, अच्छा जी प्रोजेक्ट इमरान खान वालों का बंदोबस्त करना है, एहतसाब करना है, अच्छा जी खोसा साहब का और साकब निसार साहब का, जो पुराने जजेस हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं, उनको पकड़ना है, उनके बारे में बातें करनी है। ले दे के ये हमारे वो एहतसाब है। हमारा ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक होना है या पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक होना है इलेक्शन, किस तारीख को हमने डेट फाइनल करनी है, क्या चीज़ें, हम इन झगड़ों में पड़े हुए हैं। तो इन चीज़ों से, और हमारी इकॉनमी का हाल ये था कि हम आज डिफ़ॉल्ट हुए कि अभी हुए, इन हालात पे हम खड़े थे। इमरान खान साहब तो वैसे ही पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाह रहे थे, लेकिन एक्चुअल कंडीशंस यही थी कि हमारे पास पैसे कोई नहीं थे, दुनिया में से कोई हमें देने को तैयार नहीं था। फिर सारी प्लानिंग हुई, चीज़ें हुई, कहाँ कहाँ से हुई, वो वज़ीर आज़म साहब खुद बताते हैं। वो कहते हैं जी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वजह से $2 अरब सऊदी अरबिया से आए, IMF से डील हुई, किस तरह से हुई, क्या हुआ, ये सारी कहानी अलग है। लेकिन मसला ये है कि फिर एक अहम पेशरफ्त वो हुई है, जो है SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, ये जून में बनी। अच्छा, उस पर पहले से काम हो रहा था, वज़ीर आज़म साहब और आर्मी चीफ मिलकर उस पर काम कर रहे थे, और उस पर काफ़ी सारी वर्किंग करने के बाद उन्होंने इसको अनाउंस किया, मिड जून के बाद ये अनाउंस हुई। फिर एक नोटिफिकेशन भी हुआ जिसके मुताबिक उसकी फॉर्मेशन हुई कि कैसे SIFC जो है वो उसके 3 टियर्स उसका वो स्ट्रक्चर बनाया गया, उसमें बताया गया कि कौन कौन लोग होंगे। अच्छा, तो अब हो ये रहा है कि जो उस हवाले से जिन मिनिस्ट्रीज़ पे काम होना है, मतलब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कैसे आनी है, पाकिस्तान में दौलत कैसे आनी है, पाकिस्तान में डॉलर्स कैसे आने हैं, उनका क्या इस्तेमाल होना है, पाकिस्तान के कौन कौन से शोबे हैं जहाँ पर बाहर से इन्वेस्टमेंट आनी है, और ऐसे तो नहीं आ जानी। हमारा जो सिस्टम चल रहा है उसमें तो बिजली का मीटर नहीं लगवाया जा सकता, सीधी सी बात है ना। इंडिया में अगेन वापस जाएं, इंडिया में तो 90s में जब वो मूवमेंट शुरू हुई और उन्होंने ओपन अप किया और बाहर से लोग आए, 1 विंडो ऑपरेशन करके उन्होंने काम चलाया। जो भी आया दुनिया भर से 1 विंडो के जरिए उनके सारे मसाइल हल किए गए। हमारे यहाँ तो मैं फिर वही दोहराऊंगा कि बिजली का मीटर नहीं लगवाया जा सकता सीधे तरीके से, फिर वो मलिक रियाज साहब वाला फॉर्मूला अपनाना पड़ता है कि पहिए लगा दें फाइल को, तब जाकर होता है, अदरवाइज कुछ नहीं होता। अच्छा, तो अब वो इन चीज़ों के लिए ज़ाहिर है जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ थी, एग्रीकल्चर की, डिफेंस प्रोडक्शन, IT और पावर की, उसके अलावा पेट्रोलियम की और मिनरल्स की, ये 6 मिनिस्ट्रियाँ जो हैं ये इसके अंडर आएंगी SIFC के अंदर। तो जनाब वज़ीर आज़म हाउस में कम से कम 2 लेफ्टिनेंट जनरल और 8-10 ब्रिगेडियर्स और बड़े बड़े अफसर, फौजी अफसर ज़ाहिर है, और वो उसकी फॉर्मेशन में पहले से अनाउंस हो चुके हुए हैं, वो बैठे हैं, वो सारा काम कर रहे हैं और वो बड़ी तेज़ी से अपना काम कर रहे हैं, स्मूथली अपना काम कर रहे हैं। तो अब जब इन मिनिस्ट्रीज़ के हवाले से
जब बाहर से लोग आएंगे, इन्वेस्टमेंट की बात होगी, कोई प्लानिंग होगी, कोई नए मंसूबे बनेंगे, हम जाके कुछ लोगों को पेश करेंगे कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिजनेस की, इन्वेस्टमेंट की, या कोई खुद आएंगे और हम उनको प्रेजेंट करेंगे कि क्या होना है, तो हमारे ये मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज फारिग, अब उनका रोल नहीं होगा। अब ये लोग जो बैठे हुए हैं, जो इसको लीड कर रहे हैं, जो इसको सुपरवाइज कर रहे हैं ओवरऑल, वो लोग इसको लेके चल रहे होंगे। और अच्छा, मैं आपको याद करा दूं, इसमें जो चीज़ें बननी थी उसमें एक तो एपेक्स कमेटी थी मेनली, जिसमें आर्मी चीफ भी हैं, वज़ीर आज़म भी हैं, और एक लेफ्टिनेंट जनरल हाजिर सर्विस इसमें इस कमेटी में होंगे। उसके अलावा जो एग्जेक्टिव कमेटी है उसमें भी प्लानिंग मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज़ के अलावा जो डीजी होंगे वो आर्मी से होंगे और वो मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर होंगे। ये नोटिफिकेशन हो चुका था। और इसी तरह से इम्प्लीमेंटेशन कमेटी में भी एक जो डीजी होंगे वो मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर होंगे। तो मैंने आपको बताया ना कि 2 मेजर जनरल और काफ़ी सारे ब्रिगेडियर्स, और वो काम कर रहे हैं। मसला ये है कि जब बाकी लोग काम नहीं करेंगे तो किसी ने तो करना है। और हमारे वज़ीर आज़म साहब जब ये बात का बार बार ऐलान करते हैं कि ये सारी इकॉनमी जनरल आसिम मुनीर चला रहे हैं, तो जनरल आसिम मुनीर की टीम में तो फिर फौजी जनरल्स और ब्रिगेडियर्स और कर्नल्स ही होंगे ना। उन्होंने सियासतदानों की टीम तो नहीं बनानी। उन्होंने वो जो है इरशाद भट्टी साहब और सिद्दीक जान साहब की टीम तो नहीं बनानी ना, कि उनको साथ बिठा के उनकी टीम बना के काम चलाना है। तो वो अपनी टीम के साथ काम चलाएंगे। तो वो काम वहाँ चल रहा है, और उम्मीद है या उम्मीद रखनी चाहिए कि ये चीज़ें स्मूथली चलेंगी। और जो हमारे टारगेट्स हैं, जो हमारे गोल्स हैं इकोनॉमी के हवाले से, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से कि जब आपने कोई प्रोजेक्ट किसी को दे दिया तो फिर उसके ज़रिए चलने दें, ठीक है। वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, वो एलडीए जो है एलडीए वालों ने चलाना है, सीडीए जो है सीडीए वालों ने चलाना है। तो एसआईएफसी अगर हमने उसका स्ट्रक्चर ये बना दिया है कि वो आर्मी के लोगों ने, जनरल्स ने, ब्रिगेडियर्स ने, कर्नल्स ने चलाना है, तो फिर अब उन्हें चलाने दें। और चला रहे हैं, मतलब कोई किसी को टेंशन नहीं है, कोई उसमें ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि कोई इसमें रुकावट आ रही है, स्मूथली चल रहा है। बस हमें उम्मीद ये रखनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से हो जाएं और इनके कोई अच्छे नताइज निकलें, और वो नताइज ट्रांसलेट हों अवाम की खुशहाली में, मेरे आपके हम सब तक जो है ना उसके बेनिफिट्स पहुँचे। चाइनीज़ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, उस हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं। उनका भी ख्याल है कि पाकिस्तान और चाइना के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि हम सेकंड फेज़ में आ गए हैं CPEC के। तो उम्मीद बस ये रखनी है कि बाकी सारे झगड़े इसी तरह चलते रहेंगे कि कब इलेक्शन होने हैं, किसने बनना है, किसने वज़ीर बनना है, किसने वज़ीर आज़म बनना है, कब दोबारा हुकूमत आनी है, ये कब खत्म होनी है। ये सारे झगड़े अपनी जगह चलते रहेंगे। किसको अंदर डालना है, किसको पकड़ना है, किसका रिमांड लेना है, किसकी ज़मानत होनी है, ये सारे झगड़े चलते रहेंगे। अगर इकॉनमी ठीक होगी तो शायद हमारे मसाइल हल हो जाएं और हम एक बेहतर, खुशगवार, पुरअमन और खुशहाल ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ सकें। शुक्रिया।